तो दोस्तों मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम तिष्ट धारा जनित्र का पाठ नंबर 10 देखेंगे, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 101। डीसी जनित्र में कौन सी क्षतियाँ लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है, यानी जो डीसी जनित्र है उसमें कौन सी हानियाँ जो लोड बढ़ाने पर बढ़ती है, घटाने पर घटती है, या जैसे ही लोड परिवर्तित करते हैं तो हानियाँ भी परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन ए ताम्र क्षति, बी एडी करंट क्षति, सी हिस्टेरेसिस और डी वायु घर्षण क्षति। तो दोस्तों डीसी जनित्र में जो ताम्र क्षति होती है वो लोड के साथ परिवर्तित होती है। एडी करंट क्षति और हिस्टेरेसिस क्षति ये लो हानियाँ होती है और ये स्थायी होती है, यानी दोस्तों ये स्थिर रहती है, लोड के साथ अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों डीसी जनित्र की दक्षता 85% से 95% तक होती है, जो हमने कल के क्वेश्चन में बात की थी। और जनित्र द्वारा जो उत्पन्न आउटपुट होती है, आउटपुट जो वैद्युतिक शक्ति होती है, उसे प्रदान की गई इनपुट यांत्रिक शक्ति का अनुपात जनित्र की दक्षता कहलाता है। यानी दक्षता बराबर क्या होता है दोस्तों, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति ही। निट्टा बराबर वी एल, जो वी आई एल होता है, निट्टा बराबर ई एल ए। यानी दोस्तों जो उत्पन्न होती है जनरेटर में जो आर्मेचर में शक्ति वो, और जो बाहर हमें परिपथ में मिलती है उसका अनुपात दोस्तों डीसी जनरेटर में ताम्र हानि लोड के साथ हमेशा अपरिवर्तित होती है, ये ध्यान रखना है। और जो लो हानियाँ होती है वो स्थिर होती है। और इसके अंतर्गत दोस्तों ताम्र हानि में कौन सी हानि आती है, आर्मेचर हानि तथा ब्रश हानि। इन जो सबका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के कारण होने वाली वैद्युतिक शक्ति का अपव्यय ताम्र हानि कहलाता है। यानी जो वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है उसके कारण जो हानि होती है वो ही कहलाती है दोस्तों। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 102। तो मशीन के जो दोस्तों मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है। दोस्तों इसमें पूछा यह गया है कि जब जो हमारा ब्रश होता है उसको हम कितनी लंबाई पर चेंज करते हैं, यानी उसको बदलते हैं। ऑप्शन ए मूल लंबाई से 1/2, बी मूल लंबाई का 1/3, सी मूल लंबाई का 3/4 और डी मूल लंबाई का 2/3। तो दोस्तों जो मशीन का कार्बन ब्रश होता है उसको मूल लंबाई का 2/3 शेष रहने के ऊपर हम परिवर्तित कर देते हैं, यानी 1/3 घिस जाने के उपरांत। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक यानी जो कम्यूटेटर होता है वो घिसा हुआ पाया गया। सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उत्तम उपाय है। दोस्तों इसमें साफ साफ कह दिया गया कि जैसे हम सैंड पेपर से उसको थोड़ा बहुत घिस के ठीक करते हैं तो उसका प्रयोग निरर्थक है, यानी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब इसका सबसे उत्तम उपाय कौन सा है। ऑप्शन ए आर्मेचर बदल दिया जाए, बी कम्यूटेटर बदल दिया जाए, सी कम्यूटेटर को लेथ पर टर्न कर लिया जाए, डी कम्यूटेटर को सीटीसी से साफ कर लिया जाए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कि कम्यूटेटर को ही बदल देना चाहिए। दोस्तों जब सैंड पेपर का उपयोग ही निरर्थक है तो फिर कम्यूटेटर को बदलना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा दोस्तों इसका, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है, डीसी जनरेटर कार्य करता है। ऑप्शन ए किरचॉफ के सिद्धांत पर, बी स्क्रू के सिद्धांत पर, सी फेराडे के सिद्धांत पर और डी लेंज के सिद्धांत पर। तो दोस्तों जो दिष्ट धारा जनित्र होता है वो फेराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों फेराडे के नियम अनुसार क्या होता है कि यदि हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो चालक में फ्लक्स लिंक्ड होता है, जो गति से जो क्या करता है दोस्तों, जो गति में अंतर होने से विद्युत वाहक बल जनरेट करता है दोस्तों। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, E बराबर एन डी/dt। और जो यहाँ एन है ये दोस्तों माइनस का आएगा, और माइनस का किस लिए आएगा, लेंज के नियम के अनुसार, यानी कि ये जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। अतः इसका सूत्र होगा E बराबर -NdΦ/dt। और EMF का मात्रक होता है वोल्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, यानी इन चारों में से किसको अनिवार्य रूप से दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए प्रदीप्ति, बी चाल नियामक, सी कर्षण और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो चाल नियामक होता है उसको डीसी धारा की ही जरूरत पड़ती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। दिष्ट धारा जनित्र में निम्न के द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है। यानी जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए आर्मेचर, बी बियरिंग, सी शाफ्ट, डी कार्बन ब्रूस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन ब्रूस। दोस्तों दिष्ट धारा जनित्र में कार्बन ब्रूस तथा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है किसके द्वारा? कार्बन ब्रूस के द्वारा। इन्हीं दोनों की सहायता से एक दिशीय आघूर्ण दिष्ट धारा मोटर में लगता है और कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रूस का जो दबाव बनाए रखते हैं वो स्प्रिंग पत्ती का कितना होता है? 0.1 से 0.25 पे कितना होता है दोस्तों? केजी प्रति वर्ग सेमी में इतना स्प्रिंग का दबाव होता है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें कम्यूटेटर की तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग दोस्तों इसलिए किया जाता है कि जो जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है और उस एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107। डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध है यानी क्रांतिक प्रतिरोध है वो किसका है? ऑप्शन ए क्षेत्र, बी प्रतिपूरक ध्रुव, सी कम्यूटेटर, डी आर्मेचर। तो दोस्तों जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है वो क्षेत्र का होता है यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्षेत्र का प्रतिरोध। दोस्तों ये होता क्या है यानी जो फील्ड का प्रतिरोध होता है ये होता क्या है? फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा प्रतिरोध होने की दिशा में क्या करता है दोस्तों? जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा यानी जनरेटर है जो वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा अगर फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा है तो। इसलिए फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है ऑप्शन ए निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। दोस्तों डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और डायनेमो क्या है दोस्तों? ये जनरेटर का एक छोटा रूप है जो वृहद स्तर पर डीसी जनरेटर कहा जाता है यानी अधिकतर इसको डीसी जनरेटर ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। डायनेमो परिवर्तित करता है ऑप्शन ए निम्न वोल्टेज को, सॉरी दोस्तों 2 बार आ गया, नहीं दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन ही है कि जो डायनेमो वो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और ये हमने पहले कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 दे रखा है कि 110 मेगावाट जनित्र का शीतलन साधारण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है यानी एक 110 MW का जनित्र है उसका शीतलन किसके द्वारा करेंगे? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी भारी जल और डी हवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन के द्वारा। दोस्तों 100 मेगावाट से अधिक के जो भी जनरेटर होते हैं उनको अधिकतर हाइड्रोजन से शीतलित करते हैं। अगर 100 मेगावाट से कम का जनरेटर है तो उसको दोस्तों हम हवा के द्वारा शीतलित कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर किससे किया जाता है दोस्तों? 100 मेगावाट के आसपास या 100 मेगावाट से अधिक के लिए हाइड्रोजन और इससे कम का हवा से दोस्तों। और हवा के लिए क्या होता है दोस्तों? फैन लगा होता है। डीसी जनरेटर में ब्रश को रखा जाता है ऑप्शन ए मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष यानी MNA के साथ, बी जियोमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के लंबवत, सी जियोमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष के साथ और डी मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के यानी GNA के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष यानी MNA के साथ किसको रखा जाता है दोस्तों? ब्रश को रखा जाता है। दोस्तों डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा MNA के साथ ही रखा जाता है। MNA सदैव परिणामी फ्लक्स के लंबवत रहता है। किसी मशीन में ब्रश शिफ्ट सदैव आर्मेचर धारा के मान पर निर्भर करती है। मोटर हेतु दोस्तों MNA क्या होता है? सदैव रोटेशन को विपरीत दिशा में शिफ्ट करता है और जनरेटर हेतु MNA सदैव रोटेशन की दिशा में शिफ्ट होता है। ये दोस्तों मोटर और जनरेटर का अंतर है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112। एक जो आदर्श डीसी जनरेटर है वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए अधिकतम, बी ऋणात्मक, सी 0, डी धनात्मक। दोस्तों आदर्श डीसी जनरेटर वह है जिसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 0 होता है। अब ये 0 क्या होता है दोस्तों? तो ये क्या होता है दोस्तों कि नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में परिवर्तन 0 के बराबर होता है। यानी कि अगर इसको हम 0 लोड से फुल लोड तक देखेंगे तब तक इसका जो वोल्टेज परिवर्तन है वो 0 होता है और आदर्श डीसी जनरेटर में होने वाली हानि 0 होती है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। एक डायनेमो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है तो क्षति जो 6 होगा वो कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 3, बी
0.083, सी 12 और डी 36। दोस्तों दरअसल इसमें शक्ति पूछी गई तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है P बराबर V²/R। हमारे पास दे रखा है वोल्टेज और धारा, प्रतिरोध हमें निकालना पड़ेगा। प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, R बराबर V/I। V का मान दोस्तों 6 दे रखा है, I का मान 0.5 दे रखा है, भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 12 ओम। यह हमारे पास प्रतिरोध आ गया। अब हमें पावर निकालनी है। पावर बराबर होता है V²/R। V² यानी 6 × 6, R यानी 12। अगर 6 × 6 करेंगे तो यह 36 आएगा और R 12 दे रखा है, तो दोस्तों ये हमारे पास कितना आएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों, यानी 3 वाट। और ऑप्शन ए में जो हमारे पास इसका राइट आंसर दे रखा है 3 वाट, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 वाट। और आई थिंक इसका जो आंसर की वैसे दे रखी है वो 0.83 दे रखा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन शायद इसमें ठीक दे रखा है, बुक में देख लेना दोस्तों। अगर ये दे रखा है तो आप इसको 3 वाट कर लेना दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। कम्यूटेटर अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है, यानी कम्यूटेटर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसकी सफाई कैसे की जाती है। ऑप्शन ए पानी से, बी भारी जल से, सी एसिड से और डी पेट्रोल से। तो दोस्तों इसकी सफाई पेट्रोल से की जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पेट्रोल से। यानी कम्यूटेटर अगर अधिक गंदा हो जाता है तो इसकी सफाई किससे करेंगे दोस्तों, पेट्रोल से करेंगे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं, यानी जो ज़्यादा क्षमता के जनरेटर होते हैं उसमें ब्रश किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, बी इस्पात, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम। तो बड़ी क्षमता के जनरेटर में दोस्तों जो ब्रश होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कॉपर की। लेकिन दोस्तों अगर सामान्यतः हम बात करें तो ये भी दोस्तों कॉपर प्लस कार्बन, यानी इसमें कार्बन मिक्स होता है, उसी के बने होते हैं। और छोटी मशीनों में तो दोस्तों कार्बन का ब्रश प्रयोग किया जाता है। और अगर ऐसी मशीन हो जिसमें बार बार रिवर्सल की आवश्यकता होती हो, वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट का ब्रश काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, यानी आर्मेचर जो प्रतिक्रिया होती है वो किस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। ऑप्शन ए पश्चय विद्युत बल, बी आर्मेचर करंट, सी कम्यूटेटर करंट, डी काउंटर टॉर्क। तो दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया ये किसका प्रभाव है, ये प्रभाव है दोस्तों आर्मेचर करंट का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। किसी डीसी मशीन में मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है दोस्तों। ये 2 तरह का होता है, पहला होता है क्रॉस मैग्नेटिज्म प्रभाव और दूसरा होता है डाया मैग्नेटिज्म प्रभाव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। डीसी जनरेटर द्वारा जनित ईएमएफ निर्भर करता है इसकी। ऑप्शन ए प्रति ध्रुव फ्लक्स पर, बी केवल गति पर, सी फ्लक्स और गति दोनों पर। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर का ईएमएफ होता है वो फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फ्लक्स और गति दोनों पर दोस्तों ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, ई बराबर फाई जेड एन पी बटा 60, यानी ये फ्लक्स चालकों की संख्या, गति और पोल की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। और ये नीचे 60 ए आएगा और समांतर पथों की संख्या पर भी हम कह सकते हैं कि ये निर्भर करेगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है, यानी कम्यूटेटर होता है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए निर्बाध निर्गत प्रदान करने के लिए, बी प्रेरित दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, सी ब्रूसू पर स्फुलिंग कम करने के लिए और डी प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा में बदलने के लिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और कम्यूटेटर अगर बात करें किसका बना होता है तो ये कठोर कृषित तांबे का बना होता है। और ये दोस्तों कठोर कृषित तांबे की पत्तियों का बना होता है और इसके बीच में जो अचालक बना होता है वो कौन सा होता है, अभ्रक दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों, अगर ये जनित्र की बजाय मोटर की बात करता तो मोटर में क्या होता है दोस्तों, मोटर में हम दिष्ट सप्लाई देते हैं और कम्यूटेटर उस डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, क्योंकि दोस्तों आर्मेचर चालकों में जो धारा होती है वो हमेशा एसी ही होती है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119।
किसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल ईएमएफ किस पैरामीटर पर निर्भर करता है, यानी एक जनरेटर है उसका ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए फ्लक्स प्रति ध्रुव पर, बी चालक के तारों की संख्या पर, सी ध्रुव की संख्या पर, और डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आई थिंक इसका जो ऑप्शन डी दे रखा है वो उपरोक्त में से कोई नहीं की बजाय शायद उपरोक्त सभी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा, और इसका राइट आंसर भी यही होगा, यानी ये सभी निर्भर करते हैं। कैसे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर फाई जेड एन पी बटा 60A, यानी ये फ्लक्स पर भी निर्भर करेगा, चालक के तारों की संख्या पर भी निर्भर करेगा, ध्रुवों पर भी निर्भर करेगा, और गति पर भी निर्भर करेगा दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में आपको उपरोक्त किसी पर भी नहीं की बजाय ऑल ऑफ दिस कर लेना है, यानी उपरोक्त सभी पर। दोस्तों फेराडे के जो नियमानुसार अगर हम देखें तो फ्लक्स में परिवर्तन हो या फ्लक्स कट करे तभी ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी फ्लक्स परिवर्तित होगा तो ही ईएमएफ उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 120। अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र खालिस्तान के रूप में संयोजित हो, यानी जो अवशिष्ट यानी रेजिडुअल जो करंट होती है उसका होना आवश्यक नहीं है अगर जनरेटर हो वो किस रूप में संयोजित हो। ऑप्शन ए बाह्य उत्तेजित जनित्र, बी श्रेणी जनित्र, सी शंट जनित्र, और डी अन्यत्र उत्तेजित जनित्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों आप देखेंगे कि बाह्य उत्तेजित जनित्र भी तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें अन्यत्र यानी सेपरेटली एक्साइटेड भी दे रखा है, तो हम इसी को ज़्यादा महत्व देंगे। अगर ये नहीं होता तो हम बाह्य उत्तेजित जनित्र करते, लेकिन हमारे पास ये दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा अन्यत्र उत्तेजित जनित्र यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इसको उत्तेजित बाहर की सप्लाई से कर रहे हैं, बाहर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यानी दूसरे की सहायता से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इसको सेल्फ स्टार्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक नहीं है दोस्तों ये आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में अगर वीडियो बनाते हैं तो हम फैन वगैरह भी बंद रखना पड़ता है ताकि शोर ना हो, और इस गर्मी में दोस्तों आप जानते हैं कि कितनी गर्मी होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।